प्रवाह अपने दर्शकों का आज के सत्र में पुनः स्वागत करते हैं हम आपका। और इस ज्ञान के प्रवाह में हम आपको नित्य प्रति नई शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं और नए नए विषयों से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है उसके पास अपना ज्ञान है, अपना व्यक्तित्व है और अपना अनुभव है। तो इसी अनुभव की श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दीक्षा समीर जी से। दीक्षा समीर इस समय बेंगलोर में है और वो आईटी प्रोफेशनल हैं, हेल्थ कोच हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं और मेडिटेशन टीचर हैं। ये सब चीजों को पहले हमें लगता था कि पेरेंटिंग भी कोई चीज है सीखने की, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हमारे टाइम में हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंटरनेट और गूगल का ज्ञान लोगों के तक पहुंचने लगा गूगल के द्वारा, तो बच्चों में एक ये बात आ गई कि हम पेरेंटिंग अपने बड़ों से नहीं सीखेंगे। उनको लगता था कि ये हमारा अपना बिल्कुल निजी मामला है, होता भी है ये, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हुआ करती थी जो जनरेशन टू जनरेशन एक सी चला करती थी। लेकिन अपने करियर की वजह से, कुछ लेट मैरिजेस होने की वजह से बहुत कुछ दुनिया में परिवर्तित हो गया और वो एक के साथ नहीं, वो पूरी पीढ़ी में ही ये परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है। तो पेरेंटिंग को भी सीखना है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय आजकल हो गया कि किस प्रकार से बच्चों का आवाहन करें और किस प्रकार उनको नर्चर करें, कैसे उनका पालन पोषण करें। तो ये आज हम लोग दीक्षा जी से इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा 2012 से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहां पर उन्होंने असीम शक्तियों को प्राप्त किया। वो अपने ध्यान के माध्यम से, जो हम लोग ऐसे एज लेमैन नहीं समझ सकते कि उनके पास क्या असीमित शक्तियां हैं। फिर 2015 में वो पीएसएसएम के साथ जुड़ी और स्पिरिचुअल टैबलेट में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, बहुत लोगों को सिखाया और बहुत कुछ सीखा, काउंसलिंग करी। बहुत अच्छी वो काउंसलर हैं। आजकल वो हेल्थ से रिलेटेड, पेरेंटिंग, न्यूट्रिशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन चीजों के विषय में बोलती है और अपने ज्ञान को साझा करती है। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दीक्षा समीर जी का, अपने इस चैनल पे। दीक्षा जी, आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से अभिभूत करें और उनको इतना कुछ सिखा दें यार कि उनको लगे कि पेरेंटिंग कितनी खूबसूरत चीज है जो कि सीखना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी, थैंक यू, आपने मुझे आपके फोरम में बुलाया। और पेरेंटिंग की कोच, मतलब मैंने कहीं ट्रेनिंग ऐसे ली नहीं है, इधर उधर से मैंने सीखा जरूर है, लेकिन मेरा ज्यादा अपना अनुभव है और जो भी ज्ञान मतलब सब जगह से मुझे थोड़ा बहुत मिला है, उससे मुझे ऐसा लगता है मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को पेरेंटिंग के बारे में कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे के साथ काम कर रहा है वही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सो होप आप लोगों को ये नहीं, अच्छा लगे। बिल्कुल, जो अपना अनुभव होता है वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो किताबी बातें होती है वो समझना बहुत कठिन होता है। जब आप अनुभव करते हैं किसी चीज को और साझा करते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हैं। बेसिक कनेक्शन जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस का ही होता है। यस, वी आर रेडी टू लिसन। तो पेरेंटिंग के बारे में कभी इसके पहले का मतलब हमारे पिछले जनरेशन में कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि पेरेंटिंग के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या किसी से सीखना पड़ता है। ये भी कोई सीखने वाली बात है, ऐसी तो मतलब कोई धारणा नहीं थी पहले। लेकिन अभी क्योंकि हाँ, सब लोग अपनी अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ को के ऊपर वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है। फोन पे भी हम पेरेंट्स को कितना कुछ पूछ सकते हैं, तो इसीलिए फिर जरूरी हो जाता है इस टाइम पे पेरेंटिंग को भी। जैसे हम बाकी सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टरी की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी वाला जॉब करना होता है। तो उसी तरह पेरेंटिंग भी एक बहुत जिम्मेदारी वाला जॉब है। ये मुझे पहले से ही लगता था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको लेने के लिए मेरे अंदर बहुत सारे हिचकिचाहट भी थी। जो कुछ
समय के बाद जब अंदर से वो एक इच्छा जागी कि नहीं, बस अब मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तो तब फिर ऐसा लगा कि जिम्मेदार, तो फिर एक-एक स्टेप जैसे जैसे प्रेगनेंसी हुई, और फिर प्रेगनेंसी में एक-एक स्टेप, ये मंथ में क्या होगा, वो एक क्यूरियोसिटी जागी कि कैसे होता है। तो फिर सब कुछ क्योंकि फिर अपना ख्याल भी रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, और जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसका ख्याल कैसे रखना है। खाने पीने से लेकर फिर हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और क्या कल्पनाएं करते हैं, वो सारी चीजें वो आने वाले बच्चे को बहुत अफेक्ट करती है। तो उस हर चीज को कैसे ध्यान रखना है, तो उस टाइम बहुत मैंने कुछ मटेरियल जो भी गूगल में मैं ढूंढ ढूंढ के सब चीज जानने का ट्राई करती थी। और उस टाइम जब मेरा कंसेप्शन हुआ, मेरा एक बच्चा है, वो 5 साल का है, अभी 6 साल का हो जाएगा 1-2 महीने में। तो जब मैं उसको कंसीव कर रहा था तब मैं यूएस में थी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हमारा हो गया तब इट वाज सेफ टू ट्रैवल, तो हम वापस इंडिया आ गए। और फिर जब मैं वहां से निकल रही थी अपना जॉब छोड़कर, तब मुझे वहां की एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी में ही तुम ये एक पेरेंटिंग वाली क्लासेस कर लेना, क्योंकि उसने बताया उसका अनुभव कि उसने किया था अपने पहले बच्चे के साथ में। तो क्या उसमें वो बच्चे के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था वो कितना अच्छा था, और फिर जब उसने सेकेंड बेबी के साथ में बिना वो क्लास करे ही किया, तो उसने वो डिफरेंस बताया कि 2 बच्चों में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो पहले टाइम अप्लाई करी थी और दूसरे टाइम नहीं अप्लाई करी, तो उसके कारण मैं बहुत चेंजेस देख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात दर्शकों को ये बात बता दी कि अभी तक हम लोग को क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हम सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो क्या दवाइयाँ कैल्शियम और आयरन दे रहे हैं या सोनोग्राफी कर रहे हैं या वो आपको डे टू डे किस तरह के इंजेक्शंस दे रहे हैं, उनका काम केवल इतना ही होता है। लेकिन जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ में होता है, जिसको हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं, उससे कैसे बातें करें, किस वातावरण में रहें, वो चीजें देखिए दीक्षा जी हमको उससे परिचित करा रही है, क्योंकि वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमको शायद नहीं पता था, क्योंकि उसको हम एक कैजुअल वे में लेते थे। इस प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चा है तो ठीक है, हाँ वो आ गया है तो वो अपना जन्म लेगा, अपने कर्मों को पूरा करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। इस दीक्षा जी। हाँ, जो मतलब अलग अलग अप्रोच की बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि जो एक नेचर है, जो एक फूल को खिला रहा है, तो हमें तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ उसको पानी देना पड़ता है पेड़ को, तो फूल अपने आप ही खिल जाता है, क्योंकि जो प्रकृति की शक्तियां हैं उसके ऊपर काम कर रही है, और उससे जो वो उसको बना रही है, तो उसमें हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी भी एक अप्रोच है, और उसके ऊपर दूसरी अप्रोच ये भी है जिसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको गर्भ में ही गर्भ संस्कार भी करने चाहिए। तो हर किसी को जो ठीक लगता है वो करे, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि आपको अपने विचारों को, अपने खान पान को, अपने जो भी आप अपने सारे इंद्रियों से अंदर जो अपने आपके अंदर जा रहा है, उन सब चीजों का आपको ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके बच्चे को अफेक्ट कर रही होती हैं। आपने जो इंद्रियों द्वारा कहा, यानी आपका मतलब है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपका उसी से तात्पर्य है ना कि लोगों को समझ में आए। एग्जैक्टली। सो राइट। हर वो चीज का ख्याल रखना जरूरी होता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे जब बताया तो उसने मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, स्वयं सिद्ध योगा।
उसमें उनका इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम होता है, जिसमें कंसेप्शन से लेकर मतलब प्री कंसेप्शन से ही वो आपको सिखाते हैं कि कंसीव भी कैसे करना है, बेबी को कैसे आवाहन करना है, और ताकि जो भी आत्मा आपके लिए तैयार है आपके घर में आने के लिए, आप एक सिर्फ आप आने का जरिया हो, आप उनको एक गर्भ देते हो, और गर्भ देने के बाद में आप उनको इंडिपेंडेंट जब तक वो नहीं हो जाते, अपने पैरों पे पूरी तरह खड़े नहीं हो जाते, तब तक उनको एज अ गार्डियन, मतलब मोर ऑफ अ गार्डियन एक आपका एक रोल होता है। तो वो एक डिटैचमेंट और वो एक आपके अंदर जहन में अगर ये ख्याल रहे कि मैं एक सिर्फ इस सृजन का काम कर रही हूँ, इस धरती में मानवता को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, ये मेरा इसमें कोई ना वो नहीं है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है मेरे बच्चे के थ्रू। जैसे बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, एग्जैक्टली। तो पॉजिटिवनेस भी शो करता है, हमारा अटैचमेंट, पॉजिटिवनेस, सब कुछ शो करता है वो, क्योंकि वो मेरा है। ये मेरा शब्द मतलब आजकल स्पिरिचुअल तो जर्नी में मेरा उसमें मेरा वाला एक स्टैम्प बढ़ना चाहिए, ऐसी एक धारणा होती है। तो फिर वो ट्रेनिंग में तो मैं इंडिया आ गई, और फिर कंसीव तो ऑलरेडी हम हो चुके थे, तो मैं भूल गई थी उस बात को। फिर यहाँ पर आकर सेटलमेंट में थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद में फिर 7th मंथ में फिर मुझे वो बात याद आ गई, तो फिर मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करा और पूछा कि बैंगलोर में कहीं कोई आपके पास ट्रेनर है क्या। तो वो हमारे एरिया में ही थोड़ा दूर, मतलब कि ट्रैवलेबल था। वीकेंड को तो एक लेडी हमें मिल गई, सृजना जी, वो उन्होंने एक नया सेशन लॉन्च ही करा था, क्योंकि कुछ लोग 2-3 लोग उनके पास आ गए थे जो प्रेग्नेंट थे, सो उन्होंने जस्ट लॉन्च कर रहे थे, तो हम भी फिर ज्वाइन हो गए वहां पर। तो हमको उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे गर्भ में ही उनको बात करनी है, बच्चे के साथ बात करनी है। बेबी, हाँ, ओके, बात करनी है और विजुअलाइज करना है कि आप जैसे कि आई विल नॉट रेकमेंड दैट, लेकिन दैट वाज द बेस्ट एडवाइस जो मुझे उस वक्त मिली थी, उसमें कि आप जो भी बेस्ट क्वालिटीज अपने बच्चे में चाहते हैं, तो बच्चा तो अपनी क्वालिटीज लेकर आता है, लेकिन आप उनमें जो और क्वालिटीज उसके अंदर आना चाहते हैं, जैसे आप सोच सकते हो कि वो गांधी जी की तरह सत्यवादी हो, या आइंस्टाइन की तरह इंटेलिजेंट हो, तो इस तरह से आप एक विजुअलाइजेशन चार्ट बना सकते हो अपने वो जो जो क्वालिटीज चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज फिर वो बच्चे में आ जाती है। हम वो चार्ट को फिर आप कहीं पे ऐसी जगह में लगा दीजिए जहां पर आप उसको रोज देख सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं, और उसको अफर्म कर सकते हैं अपने आप को। तो फिर मैंने भी वैसा करा था। तो पहले तो कौन सी क्वालिटीज वो आपको चाहिए, हाँ, आपको अपने बच्चे में चाहिए, जो मेरा बेटा हाँ, है उसमें क्या चाहिए आपको। डिजायरेबल, मतलब कि ऐसे कि ये हो तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, मतलब तो अगर ऐसी हो जाए तो पॉजिटिव चीजें जितने आप ऐड कर सकते हो उसमें हम डाल देते तो फिर वैसा चार्ट बनाकर आप लगा सकते हो, और फिर उनकी इंटेलिजेंस को स्टिमुलेशन कैसे देना है, और वही म्यूजिक मोस्टली रेकमेंड किया जाता है कि आप उनको हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनाते रहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, और फादर को भी बच्चे के साथ रेगुलरली बात करनी है। वो वूम पे हाथ रखकर, पेट पे हाथ रखकर बच्चे के साथ फादर ने भी कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मदर के अंदर तो होता है, माता के शरीर के अंदर ही होता है बेबी, तो वो तो पूरी तरह कनेक्टेड रहती है, लेकिन फादर जो होते हैं, पिता, वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब हर दिन शाम को जब मेरे हस्बैंड आने के लिए
6-7 बजे उनके आने का टाइम हो जाता था, तो यहाँ पे किक्स चालू हो जाती कि वेटिंग फॉर पापा, कि पापा आने वाले हैं। और फिर आने के बाद में देन हम वो उनसे बात करते थे बेबी से, और फिर वो किक्स बंद हो जाती थी, वो सेटल हो जाते थे। तो हर शाम को ये बराबर 6-7 बजे का टाइम होता था, तो किक्स शुरू हो जाती मतलब थी। उसको देखिए, बच्चे को भी समझ में आ गया था कि ये मेरे फादर हैं। कितना सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हम लोग कितने कैजुअल वे में ले रहे थे अभी तक कि हाँ बच्चा है, बच्चा तो किक मारेगा, बच्चा तो होगा, अपने समय से होगा। पर सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि किस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज सो नाइस। हाँ, तो ये फिर एक बॉन्ड पहले ही मतलब क्रिएट हो क्रिएट हो जाता है जाता है। फैमिली के जैसे, कि उन्हें पता हाँ, चलता है कि ये उनकी आवाज वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मदर की आवाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर घर के अंदर और भी कोई फैमिली मेंबर्स है, तो वो भी इस तरह बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो माहौल उस तरीके का बन जाता है कि वो रेडी हो जाते हैं कि मेरे घर में कौन कौन होंगे, कौन मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, और फिर वो सब लोगों को जानने समझने लगते हैं। ओके। और फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको कैसा एक डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। तो आप एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि जो आपको सही लगता है डिलीवरी में, कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, कम से कम पेन हो, कम से कम तकलीफ हो। और अगर आप वो उसमें से कोई एक दिन सिलेक्ट करना चाहते हैं कि इस दिन अगर हो तो अच्छा है, वो बच्चे ने अपना ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ होता है। लेकिन अगर इफ यू कैन नेगोशिएट अ लिटिल बिट देयर, ओह, दैट्स लवली। दैट मींस कि जो डिलीवरी है वो बच्चा अपने आप से डिसाइड कर गया था कि दिस इज द टाइम आई हैव टू टेक बर्थ। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो उनका सोल प्लान होता है, वो आने के पहले ही बहुत ज्यादा प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका होता है डिवाइन डायमेंशन में। जो ओके। आध्यात्मिक डायमेंशन है, आयाम है, वहां पर आत्मा ने अपने लिए सब कुछ चुन लिया होता है। उन्होंने माता पिता को भी चुना होता है, उन्होंने घर के सदस्यों को भी चुना होता है, उन्होंने इवन कौन उनकी देखभाल करेंगे, कौन उनकी मसाज करेंगे, जो मेड्स है वो भी वो सिलेक्ट करते हैं। टीचर्स उनके क्या हों, कौन से टीचर्स होंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, पूरा उन्होंने अपने जिंदगी का सारा प्लान उन्होंने बनाया होता है। और माय ये गॉड। जो प्लान है ये जब हम उनका बोलते हैं ना, ये पंचांग जब बनाते हैं, हाँ, तो जन्म पंचांग कुंडली। मतलब कुछ और नहीं, वो बच्चे ने जो अपना सोल प्लान बनाकर वो आए हैं, वो उसका मैप है, उनकी जिंदगी का मैप वो जो बना के आए हैं, वो हम देख सकते हैं बार बार। जो कि जब वो बड़े हो जाए, या अगर बीच में अगर वो उसको कहीं बदलना चाहे, तो चेंज करना चाहे, अपग्रेड करना चाहे, तो वो किया जा सकता है, वो क्योंकि कैसे करा जा सकता है? वो क्रिएशन होते ही रहता है। तो अगर कोई चीज आपको आपने पहले सोचा कि मुझे ये चीज अनुभव करने की जरूरत है, और अगर बाद में जब आप जी रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे ये चीज अनुभव करने की जरूरत नहीं है, ये लेसन मैं सीख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो फिर उसको अवॉइड किया जा सकता है। ओके, बट दैट एट अ वेरी लेटर स्टेज, व्हेन यू हाँ, आर ग्रोन अप। लेटेस्ट स्टेज। लेकिन हम माता पिता का को के पास भी ये पावर है कि हम उनकी जो कर्म है, उनके कर्मों को हम कम कर सकते हैं। अगर हम उनको एक आध्यात्मिक वातावरण दे, जब वो गर्भ में ही है, तो बहुत सारे कर्म जो उनको अनुभव करने हो सकते हैं, और या जो ज्ञान मिलाने के लिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए उन्होंने उन पेरेंट्स अनुभवों को को चूज। चुना होगा, अगर हम उनको वो आध्यात्मिक ज्ञान हम गर्भ में होते हुए हम उनको सुना दे या बता दे, या अगर हम सीख ले, तो हम उनको बहुत सारे मतलब कि नेगेटिव अनुभवों से बचा सकते हैं। दैट्स तो हम ब्यूटीफुल थिंग। उनकी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हम उनके गर्भ में ही कर सकते हैं।
ये तो तो इस बहुत तरह सुंदर से बात आप कह रही हैं, मतलब बिल्कुल नई सी एक बात सुनने में आ रही है। अभी तक ये तो सुना था कि लोग अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छा सुने, लेकिन इस तरह से कर्मों को भी हम उसको कम कर सकते हैं, ये चीज नहीं पता थी। तो दर्शकों, ये कितनी सुंदर बात है, देखिए इसे हर कोई इसका लाभ उठाए। ये केवल सुनने की नहीं है, समझने की, गुनने की चीज है जो आज दीक्षा जी हमें बता रही। इट्स सो ब्यूटीफुल दीक्षा। यस यस क्योंकि हम कुछ अनुभवों को इसीलिए करना चाहते हैं कि हम उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं। अगर हम उनको वही चीज उनको प्यार से ही सिखा दे या हम सीख ले, तो फिर हम बहुत सारे नेगेटिव अनुभवों को से उनको हम बचा सकते हैं, और उस टाइम को और ज्यादा कुछ नया ज्ञान अर्जन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अब मेरा एक प्रश्न, बहुत जेन्युइन प्रश्न आ गया आपके लिए, कि जो नॉर्मल डिलीवरीज होती है वो तो बच्चे चुन के आते हैं, लेकिन आजकल जैसे है कि सिजेरियन हो रहे हैं, तो इसमें भी जो टाइम है वो भी बच्चे का सिलेक्टेड टाइम है कि उसको इस टाइम ही बाहर आना है, या यहाँ पर इसके ऊपर ये फोर्स्ड होता है? जो इसको क्या, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि बर्थ का टाइम तो उन्होंने अपना, आपके जैसा आपने बताया, चुना हुआ है। तो अब मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, उस समय कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि तुरंत जाना पड़ा हमको सिजेरियन के लिए, तो वहां पर क्या अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी? हाँ, तो हर चीज का कोई ना कोई एक रीजन होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि या तो बच्चे ने और मदर ने वैसा सिनेरियो चूज किया होता है। हाँ। मतलब हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा डायनामिक हो रहा है, लेकिन वो डायनामिक भी उसी दिशा में लेके जा रहा है जो पहले से चुना हुआ है, बच्चे ने चुना हुआ है, या बेस्ट सिचुएशन क्रिएट की जाती है उन दोनों के बीच की। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मदर के अंदर डर है कि वो ऊपर से इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर्ड है, लेकिन फिजिकली उनकी बॉडी अगर प्रिपेयर्ड नहीं है उस ट्रॉमा को लेने के उस लिए, पेन को लेने के लिए। हाँ, तो बच्चा उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि मामा आपको इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, लेट्स डू द इजी वे, हम आई कैन कम आउट विद ना सी सेक्शन के द्वारा भी मैं आ सकता हूँ। ओके। तो ऐसा एक उनके आत्मा के लेवल पे ऐसा डायनामिक चल रहा होता है कि वो सेंस कर सकते हैं एक दूसरे की स्टेट को, और उसके हिसाब से फिर जो आजू बाजू की सिचुएशन है वो वैसे बन जाती है, वैसे क्रिएट कर लेंगे। वैसे ओके, क्योंकि क्रिएट हो जाती क्योंकि है। कई बार क्या हमने सुना है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई लेडीज, और उसके बाद पता लगा कॉर्ड जो है वो बच्चे के गले में बुरी तरह से फंस गया है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि हम सीधा कर सकते हैं बच्चे को, और कई बार ये डर होता है कि कॉर्ड और उलझ सकती है। तो वहां पर तो ये सी सेक्शन की बात इमीडिएट आती है ना? हाँ, हाँ। तो कई बार ये इमरजेंसी सिचुएशंस जो क्रिएट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम मदर के अंदर, या मदर नहीं तो फैमिली मेंबर्स के अंदर किसी के किसी प्रकार का डर या एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, जो बच्चा सेंस कर लेता है, बच्चा उसको सेंस कर लेता है कि नहीं मेरे घर वाले या मेरी मदर या मेरे फादर कोई इस चीज के लिए तैयार नहीं है, या फिर अभी टाइम नहीं हुआ। ओके, तो उस तरीके से कॉर्ड जब वो अपने अंदर लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि उनको कहीं ऐसा लगता है कि वो आने के लिए, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, या उन्हें लगता है कि मैं अनवांटेड हूँ, कि ये लोग मुझे इतना वेलकम नहीं कर रहे हैं, इतने प्यार से नहीं मुझे स्वीकार कर रहे हैं। या फिर अगर उस बच्चे को थोड़ा इनसिक्योर लगता है किसी प्रकार से, तब वो ऐसा कॉर्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। और जब बच्चा उल्टा हो जाता है, मतलब हाँ पाँव हाँ नीचे कर हाँ लेता है हाँ और हाँ। सिर ऊपर कर लेता है, उस वक्त वो ऐसे बोल रहा है कि मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर मदर को उसके साथ बात करके उसको बताना चाहिए कि
कि आप हम आपसे मिलने के लिए बहुत तैयार है, और आप जैसे आना चाहते हो, जिस तरीके से आना चाहते हो आप आ सकते हो, आप जो भी हो जैसे भी हो, हम आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं। और अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को और एंजाइटीज को अगर हम ध्यान में रखें, और अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर बैठ गया है या कोई उलझन है, या नो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है उस टाइम पे, और बहुत सारी आवाजें नॉइजेस आ रही होती है, एक जना एक बोल रहा है, दूसरा दूसरा बोल रहा है, और कंफ्यूजन का भी एक माहौल होता है। तो उस टाइम पे सारे फैमिली मेंबर्स ने बहुत माता को बहुत सूद करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, खुद भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, उनको भी नहीं देना चाहिए। So beautiful. हाँ, तो अगर इस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो कुछ कुछ चीजें अवॉइड हो सकती हैं। अवॉइड हो सकती। तो ये बहुत ही सुंदर जर्नी आप जो बता रही है कि राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, इवन बिफोर कंसेप्शन एंड टिल ऑल द मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको कितने प्यार से हमको डील करना है ये अब समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग के टाइम में तो ना, शायद हम लोग भी ऐसे ही आए थे और हमारे बच्चे भी ऐसे ही आए थे कि ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, प्रेग्नेंट हो गए और बच्चे हो गए और काम चल रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो अच्छी बात थी, क्योंकि उस टाइम मदर भी एकदम टेंशन फ्री हुआ करती थी, कि वो उसको एकदम जैसे नेचुरल जैसे लेते थे। बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल। इतना परहेज और इतना कुछ स्पेशल नहीं था। नहीं ट्रीट किया जाता था। इट्स अ नॉर्मल थिंग, वो सब कुछ आराम से हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, सो बच्चा आएगा भी, दैट इज ऑल्सो अनदर नॉर्मल थिंग। तो जो सब लोग, nobody was in the head, everybody was in the heart and the body। तो सब लोग अपनी बॉडी में रहते थे, अपना काम करते थे, और अपने हार्ट में रहते थे। एक ट्रस्ट होता था नेचर के ऊपर, कि नेचर इज टेकिंग केयर एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड माय बॉडी नोज व्हाट टू डू। मुझे पता है, मेरी बॉडी को पता है क्या करना है। और अनुभव होता था, क्योंकि आपने अपने आजू बाजू में सब लोगों को वो करते हुए, इतना नेचुरली करते हुए देखा होता है, कि आपको वो लगता है कि ठीक है, ये उनका हो गया है, मेरा भी हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन में चीजें आजकल की जनरेशन को ये अनुभव नहीं मिल पाता, कि उनको दूसरों की प्रेगनेंसी की जर्नी को देखने का अनुभव नहीं इतना मिलता, नहीं मिलता। न्यूक्लियर फैमिली होने का एक वो भी रीजन है। अच्छा दीक्षा, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे कई बार मिसकैरेजेस होते हैं, एक बार तो मिसकैरेज हो गया तो बच्चा बिल्कुल ही समझिए कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि लगता है कि नहीं बचेगा, और उसके बाद फिर विद सर्टेन एफर्ट्स हम बच्चों को बचा लेते हैं एंड फिर वो सरवाइव कर जाते हैं। तो इस केस में क्या होता होगा उनके साथ में, ये सिचुएशन क्यों बनती होगी कि एकदम लगा कि हाँ मिसकैरेज है, ब्लीडिंग हो रही है और बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, एक मन में डर होता है। बट कई बार डॉक्टर्स के एफर्ट से देखा गया है कि बच्चे बच जाते हैं वो। तो हाँ, तो वो एक जैसे एक डिसीजन पॉइंट होता है, वहां पर एक डिसीजन लेने की जरूरत होती है, कि बच्चा और माता पिता दोनों के लिए एक टेस्टिंग टाइम होता है, कि क्या हम इस बच्चे को सचमुच चाहते हैं। उसको पूरा 9 महीना पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या मेंटली इमोशनली तैयार है। तो जब ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि होगा कि नहीं होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तब आपको पता चलता है कि आपको असल में क्या चाहिए। आपका डर है तो आप उसको, उसके ऊपर उभर कर आप सोच सकते हैं, नहीं मैं इसको पूरा करूंगी, आई वांट टू पूरी तरह मैं इसको कंप्लीट करूंगी। क्योंकि तो ये वो मैं अपना बच्चा ही उसको केस सेल्फ आपके कर लेता है। ये मैं अपना ही केस आपके सामने मैंने जो रखा है, इट हैपेंड विद मी। 6 मंथ में मेरा लग रहा था कि अबॉर्शन हो गया है, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी विदाउट नो रीजन। नॉर्मल काम करते थे, लेकिन आई वॉज मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी इस बात की सोच के कि ऐसा कुछ ना हो जाए। देन माई सन सर्वाइव्ड एंड नाउ नेचुरली आई एम हैविंग अ ग्रैंडडॉटर। तो वो स्थिति आई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट माई चाइल्ड इन माई आर्म्स। तो लेकिन ये क्यों बना, ये सिचुएशन में आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ पेरेंटिंग कोच की, वाई इट इज 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ,
but still I have a question for that. वो आपके अंदर का कमिटमेंट कितना है, कितना रिजॉल्व है, आप उसको कितना चाहते हो, इसके लिए वो एक बस एक टेस्ट होती है। फिर जब वो टेस्ट आप पार हो जाओ तो फिर बाद में सब आसानी से हो जाता है। So that's beautiful. Today I तो got the दोनों answer. माता और बच्चा दोनों इस बात को डिसाइड कर रहे होंगे कि अभी आना है कि बाद में आना है, कि आप अभी के लिए तैयार हो कि मैं बाद में आऊं। So sweet. तो मतलब आज मुझे ये बहुत दिन से क्वेश्चन था मेरे मन में, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा कमिटेड थी, बट द थिंग्स हैपेंड। तो उस समय तो उसको हमने नॉर्मल उसमें ले लिया कि बात खत्म हो गई। बट नाउ एज आई सी द पेरेंटिंग के ऊपर जो क्लासेस होते हैं, लोग बोलते हैं, तो मैंने कहा जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा मेरे साथ भी कि उसने क्या रेजिस्टेंस शो करा या मैंने क्या शो करा कि जिसकी वजह से ये बात हुई थी। हाँ, तो 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 कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा जो फिर आप दोनों ने मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर लिया सॉर्ट होगा। आउट कर लिया और आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। तो वही मतलब एंड सबने कहा कि देखो ये आज जब मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा होता है, सब कहते हैं कि वाह ये वही बच्चा है। मैंने कहा ये वही बच्चा है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा था, कि जो आना चाहिए मेरे पास। तो द चाइल्ड इज विद मी। तो दैट वाज ब्यूटीफुल। सो दर्शकों, आशा है आपको आज का हमारा ये सत्र बहुत अच्छा लगा, ये नया ज्ञान मिला है। और ये ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है, थोड़ा सा है, आपको सिर्फ परिचय कराया है। दीक्षा जी को हम दोबारा बुलाएंगे और ये कैसे आवाहन करना है बच्चों का, किस तरह से उनको हम अच्छी सोल्स को इनवाइट कर सकते हैं, अपने जो एंसेस्टर्स वेट करते हैं उनको हम कैसे अपनी फैमिली में वापस लाएं, उस एपिसोड के लिए दर्शकों आपको पुनः इंतजार करना पड़ेगा। हम दीक्षा जी को दोबारा इस चीज के लिए इनवाइट करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में दें, कि जो दीक्षा जी अकेले ना पढ़ें, हम सब लोग उसका आनंद ले सके। तो थैंक यू सो मच दीक्षा जी फॉर गिविंग सच अ लवली इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच। और आप दोबारा आने के लिए तैयार रहें। यस यस, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने मुझे सुना। और ये आपको आई होप कि आप इसके साथ आपको इसमें का जो सच है या वो आपके अनुभव में भी आए और अपने अनुभव को आप इससे और बेहतर समझ सकें। नहीं नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझेंगे लोग। और हम यही चाहते हैं कि आप हर उस नई चीज के साथ जुड़े और जो भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई समय होता है। जितना आप सीखते जाएंगे उतना जीवन में आपका विकास होता जाएगा। और यही मेरा प्रयास है इस प्रवाह के मंच के द्वारा, कि आपको नए नए ज्ञान के साथ लोगों के साथ मैं आपका परिचय करवा सकूं। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।